नमस्कार बच्चों। आज हम तृतीय वर्ष कला हिंदी के बच्चों के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी पुस्तक कहानी संचयन से अंतिम कहानी खोई हुई दिशाएं, जिसके कहानीकार हैं कमलेश्वर, आज आपके सामने उसकी मूल संवेदना और कहानी के प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण से संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। तो उसके पहले मैं हम लेखक का जो परिचय है वो आपके सामने रखती हूँ। कमलेश्वर का जो परिचय है वो इस तरह से है। इनका जन्म 1932 में हुआ था, देहावसान 2006 में। जन्म स्थान मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। उनके द्वारा जो रचनाएं या जिन विधाओं पर कार्य किया था वह इस तरह हैं। उपन्यास लगभग 10, प्रमुख हैं एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर और कितने पाकिस्तान बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है इनका। लगभग 90 फिल्मों में संवाद, कहानी और पटकथा लेखन का कार्य किया है। ये उनके व्यक्तित्व की विविधता को दर्शाता है। संपादन लगभग 7 पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया और कहानी संग्रह लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। प्रमुख राजा निर्बंसिया, तलाश, बयान, मुर्दों का टीला, कस्बे का आदमी आदि। नाटक भी इन्होंने लिखे थे, नाटक विधा पर भी कार्य किया है। उसमें प्रमुख हैं अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा आदि। अब मैं कुछ और पंक्ति में के माध्यम से कमलेश्वर का परिचय प्रस्तुत करती हूँ। तो कमलेश्वर जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था और नई पीढ़ी के लेखकों में वे अग्रणी लेखक हैं और नई कहानी के विशिष्ट स्तंभ भी हैं। कई वर्ष तक नई कहानियों का संपादन किया और उसके बाद टेलीविज़न पर भी कार्य किया। संप्रति जो है दैनिक भास्कर का संपादन करते रहे थे। डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां और मांस का दरिया, कहानी संग्रह, नई कहानी की भूमिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं और कृतियां हैं। उसमें से कुछ की चर्चा मैंने अभी की है परिचय देते समय। कमलेश्वर उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा दी है। उन्होंने गांव और कस्बे के आदमी की उलझाव भरी जिंदगी का सार्वभौम चित्रण किया है तथा उनकी कहानियों में परिवेश का सही रंग उभर कर सामने आता है। कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता को आवश्यक मानते हैं और कमलेश्वर की कहानियाँ आदमी की भीतरी और बाहरी संसार के संघर्ष की परतें स्पष्ट रूप से खोलती हैं तथा किसी आदर्श की स्थापना का आग्रह कमलेश्वर की कहानियाँ नहीं करती हैं। अगर हम देखें तो कमलेश्वर की भाषा में जो रवानगी है और वो गमक है वह उसको तीव्रता प्रदान करती है, रोचकता प्रदान करती है और अलंकृत सपाट सीधी भाषा में बारीक से बारीक बात कहने की कोशिश उसमें बराबर से बनी रही है। कितने पाकिस्तान जो इनका उपन्यास है प्रसिद्ध, और इसके अलावा कुछ कहानियाँ जो हैं वो राजनीतिक अस्थिरता का व्यंगपूर्ण चित्रण भी किया इन्होंने कहानियों में। इस तरह हम देखते हैं कि कमलेश्वर के ने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और उसमें उन्होंने सफलतापूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करी भी किया है। आगे हम कहानी के प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। अब हम कहानी की चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसका प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ मैं। खोई हुई दिशाएं 1963 में प्रकाशित हुई है। इसमें ग्राम और कस्बे की उलझन भरी जिंदगी का चित्रण, कहानी मनुष्य के भीतरी और बाहरी अंतस के संघर्ष को उद्घाटित करती है। महानगर में अपनी पहचान तलाशता मनुष्य, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं इन स्थितियों में कि महानगर में किस तरह की आपाधापी दौड़ भाग मची हुई है, कोई किसी के लिए समझने, रुकने, ठहरने को तैयार नहीं है। कहानी में स्पष्ट रूप से हमें अस्तित्ववाद की गूंज सुनाई देती है। इसी क्रम में मैं कुछ और बिंदुओं का आपके सामने उल्लेख करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस कहानी में किन बिंदुओं को उठाकर अपनी बात कही गई है खोई हुई दिशाओं में। इसमें महानगरीय जीवन में आम आदमी का मनोविज्ञान दर्शाया गया है। ये बिंदु आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको समझने में कहानी आसान लगे। महानगरीय बोध और अकेलेपन और बेगानेपन से त्रस्त है आदमी। महानगरीय जीवन के बनावटीपन को उजागर किया गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, एक दूसरे से मिलने में किसी को रुचि नहीं है, रुक कर एक दूसरे का परिचय लेने में, किसी एक दूसरे के कष्टों को समझने का किसी के पास समय नहीं है।
या वह ऐसा दिखावा करते हैं। तो ये बनावटीपन हम या जो शहर से गया आदमी है वो बहुत इससे त्रस्त हो जाता है। कहानी में अस्तित्व के खो जाने की पीड़ा और अलगावजन्य ऊब का चित्रण किया गया है। अस्तित्व, हम सब अपने अस्तित्व की रक्षा कर हमें तत्पर रहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी पहचान बनी रहे। पहचान खोने का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको इस कहानी के प्रमुख पात्र में महसूस किया जा सकता है और आधुनिकता बोध का चित्रण इस कहानी में बखूबी किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी के इतने सारे बिंदुओं के माध्यम से कहानीकार ने अपनी जो बात कही है, उसमें मैं आपको अब बिंदुवत जो हमने अभी कहा, उसको मैं थोड़ा सा आपको शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करती चलती हूँ। तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, हमने जैसा अभी कहा कि श्रेष्ठ कहानियों में से एक रही है और इसमें महानगरीय जीवन की व्यस्तता, एक रस्ता, अकेलेपन और अलगाव की पीड़ा को कहानीकार ने बखूबी व्यक्त किया है। कहानी का नायक चंदर कस्बे से दिल्ली में आता है और वहां आकर उसे लगता है कि उसका अस्तित्व खो गया है। जो लोग उसे पहचानते हैं वे भी अपनी व्यस्तताओं के कारण उससे निकटता प्रकट करने से बचते हैं। जैसा हम अक्सर देखते हैं महानगरों में कि लोग नहीं चाहते कि कोई उनसे पहचान बनाए, अब एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। तो ये समाज में रहकर भी सामाजिकता का अभाव इस कहानी में विशेष रूप से बताया गया है। किसी के पास, चंदर को लगता है किसी के पास उसके लिए समय नहीं है और वह अपना अस्तित्व खोजने के लिए व्याकुल है कि इस भीड़ भरी और व्यस्त दिल्ली में वह इसी बात से भयभीत है कि उसकी पहचान खो गई है, क्योंकि वो इलाहाबाद जैसी छोटी जगह से आया था और उसे बार बार ये बात आतंकित करती है, भयभीत करती है कि क्या उसे कोई पहचानता भी है। और हम सबको इस बात का ही हमेशा गर्व रहता है या हमें लगता है कि हमें 10-5 आदमी पहचानते हैं तो हमारे मन के अंदर एक सुरक्षा का भाव जागता है। पर इस कहानी में वे अर्थात चंदर अकेलेपन का और संतरास, अस्तित्व के खोते जाने की पीड़ा, इन सब से बुरी तरह से कुंठित हो जाता है। और कहानी के अंत में हम जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगी, कि चंदर फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मुझे पहचानती हो। तो इस तरह इस कहानी में अस्तित्ववाद की अनुगूंज है, क्योंकि महानगर का पूरा परिवेश उसकी पहचान का विशेष जो निषेध है कि कोई किसी को पहचानता नहीं है। इस कहानी में बेगानापन, ये सब बहुत कहना चाहिए बारीकी से दर्शाया गया है। इस कहानी में एक और स्त्री पात्र भी आएगी जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। तो इस तरह से इस कहानी में महानगरीय जीवन की व्यस्तता और उससे उपजे अकेलेपन की पीड़ा किस तरह से बताई गई है, इसका चित्रण कमलेश्वर जो इस कहानी के लेखक हैं बहुत ही कुशलता से करते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि जो ये स्थितियां हैं ये स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ती गई हैं और इस कहानी में जो स्थितियां हैं वो हम अस्तित्ववाद के का चित्रण अब वर्तमान में बहुत होने लगा है। तो इस तरह कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये जो कहानी है खोई हुई दिशाएं, इसका शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है कि उसको कहीं कोई दिशा नहीं मिल रही है। हर तरफ वो अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश कर रहा है, अपनी पहचान को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है। उसे लगता है कि ये चाय वाला मुझे पहचानता होगा, वो दुकान वाला मुझे पहचानता होगा, पर हर किसी में अपने लिए बेगानापन देखता है और देखता है कि सब लोग भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं उसको भी समझ में नहीं आता। इस तरह की व्यस्त जिंदगी और महानगर में चंदर अपने आप को समायोजित कर पाने में असफल है और इसी बात को खोई हुई दिशाओं में लेखक ने बताया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कहानी के प्रमुख पात्रों की चर्चा करना उचित समझती हूँ। तो कहानी में चंदर, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी करा है आपसे, निर्मला उसकी पत्नी और इंदिरा उसकी पूर्व परिचिता है जिससे वे कभी एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहे थे। और महानगर की व्यस्त जीवन शैली में मनुष्य की टूटन को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चंदर का चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अन्य पक्षों की चर्चा करेंगे। तो चंदर जो है वह मानसिक रूप से द्वंद्वग्रस्त दिखाया गया है, हमेशा परेशान, उलझा हुआ और उसको कोई आनंद नहीं आता है जीवन में। और इस तरह से जब उसको मानसिक रूप से द्वंद्वग्रस्त है, आनंद की अनुभूति से शून्य है, तो यंत्रवत जीवन जीने लगता है और इस सबसे नकारात्मक भाव भी जन्म लेते हैं और चंदर हताशा, पराजय बोध आदि से की अनुभूति से धीरे धीरे ग्रसित होने लगता है। और इन सारी परिस्थितियों में हम सब जानते हैं कि जीवन से उत्साह
चला जाता है, सरसता चली जाती है, क्योंकि हम लगातार द्वंद्व से ग्रसित रहते कर कभी भी आनंद या कहना चाहिए सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से इस कहानी में दिखाया गया कि वो धीरे धीरे अतीत जीवी होने लगता है और उसमें अविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी में चंदर की मनस्थिति या चरित्र को जो दर्शाया गया है, उसको मैं किन्हीं और वाक्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, तो आपको चंदर का और इस कहानी का पूरा मर्म समझने में मदद मिलेगी। तो खोई हुई दिशाएं कहानी का जो प्रमुख पात्र है या चरित्र है, वह चंदर है। दिल्ली में कनॉट प्लेस पर अकेला खड़ा चंदर भीड़ का सैलाब देख रहा है। किसी के पास फुर्सत नहीं है, ठहर कर दो बातें करने की का समय नहीं है। कनॉट प्लेस पर खड़ा चंदर एक उड़ती हुई नज़र वहाँ के बाजार और दुकानों पर डालता है, विज्ञापनों को देखता है, और हम देख रहे हैं कि चंदर महसूस करता है, क्योंकि वह संवेदनशील है, कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। लगता है चंदर की अनुभूति है ये कि झूठे दर्प में लोग एक दूसरे की उपस्थिति को जबरदस्ती नकार रहे हैं। अतीत को याद करता है, जब वह लगभग 3 वर्ष पूर्व इलाहाबाद से दिल्ली आया था। चंदर के अंतर कहीं गहरे तक उदासी समा गई है। हर किसी की गतिविधियां उसे बेमानी और बेजान जैसी निरर्थक लगती हैं। महानगर के यांत्रिक जीवन को जीते जीते वह मानो खुद भी यंत्रवत आचरण करने लगता है, और आस पड़ोस से पहचान नहीं होने का भी एक संकट है। घर पास पास होते हुए भी कोई किसी से मिलने को उत्सुक नहीं जान पड़ता। समाज में होते हुए भी सामाजिकता न जाने कहाँ चली गई है। चंदर अपने आप में खोया हुआ घर दुकान में होने वाली गतिविधियों का अंदाज लगाता रहता है। वो सोचता है अब वहाँ ये हो रहा होगा, वो उतर कर जा रहा होगा, वो स्कूटर स्टार्ट कर रहा होगा, वो दुकान का शटर गिरा रहा होगा। इन सब चीज़ों में वो अपने आप में उलझा रहता है। कभी भी अपने अधूरे कार्य पूरे करने की योजना बनाता है, और कभी जब इसी तरह से चंदर के अंदर जो मानसिक रूप से कभी कभी द्वंद्व का शिकार हो जाता है। अचानक चंदर की मुलाकात जो होती है, वो एक आनंद उसके पुराने एक दोस्त से होती है। पर आनंद क्या है, हल्की फुल्की चुगलबाजी करके चंदर की को किसी तरह से उलझा कर चला जाने को उत्सुक रहता है, और चंदर भी समझ नहीं पाता है कि ये हमेशा क्या हाथ हिलाता रहता है, क्या अब मिलेंगे, क्या हो कैसे हो। उसकी चुगलबाजी चंदर को कहीं भी आनंदित नहीं करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंदर की परेशानी यह है कि वह जो अपनी पहचान तलाशता है, अपनापन चाहता है। और हम देखते हैं कि इसी क्रम में वो देखता है कि सरदार जी द्वारा जैसे ही चंदर के प्रति जो परिचय का भाव आता है, तो चंदर प्रसन्न हो जाता है। पर सरदार जी जो कि बस कंडक्टर हैं, उन्हें तो अपने कारोबार से मतलब है। एक पल को परिचय का भाव चंदर के प्रति उपजा, अगले पल ही खत्म हो गया। चंदर फिर सोच में पड़ जाता है। अचानक इन्हीं सब उसमें उसको अपनी पुरानी जो इलाहाबाद की एक स्त्री थी इंदिरा, जो उससे कभी वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, उसके घर जाता है। और वहाँ पर इंदिरा उससे जैसे ही पूछती है कि तुम्हारी चाय में कितनी चम्मच चीनी डालूं, और चंदर अंदर से टूट कर बिखर जाता है। उसे लगता है यहाँ भी अपरिचय का भाव, ये इंदिरा मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती थी, मेरे लिए मर मिटने को तैयार थी, मेरी हर बात कहने के पहले समझ जाती थी। उसे तक याद नहीं है यहाँ इस महानगर में आकर कि मैं चाय में कितनी चम्मच चीनी डालता हूँ। और उसको लगता है कि इसी इंदिरा ने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी, और ये एकदम अपरिचित हो गई है। आगे इसी सब में उलझता हुआ चंदर अपने घर की ओर जाता है, और अपनी पत्नी निर्मला के पास पहुँच कर कहता है, रात में अचानक उठ जाता है, सोते से जाग जाता है, और कहता है, निर्मला क्या तुम मुझे पहचानती हो। और इस तरह से निर्मला बहुत चक्की सी उसको देखती है, और कहानी के अंत हो जाता है कि चंदर अपनी पहचान के लिए बिल्कुल बेचैन और व्याकुल दिखाई देता है, और उसकी तलाश मानो अंत तक तलाश बनी रहती है। इस तरह खोई हुई दिशाओं में चंदर एक चरित्र लेकर महानगरीय जीवन, उसके बेगानेपन, उसकी उदासीनता और आधुनिकता बोध का बहुत ही सुंदर चित्रण करके कहानीकार ने हमारे सामने महानगर का दृश्य साकार किया, जिसमें वह सफल भी हो गए। इस तरह ये कहानी जो है, आधुनिकता के दौर में जो मनुष्य महानगरीय जीवन जीता हुआ सब कुछ भूल रहा है, जीने का असली मकसद आनंद है जो जीवन मिला है, पर भागम भाग में सब कुछ पीछे छूटा जा रहा है।
क्या पाया क्या खोया, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है, बस एक दौड़ है। उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर कहानीकार ने किया है, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुए। धन्यवाद बच्चों।